नमस्कार फ्रेंड्स, जय हिंद। मेरा नाम है प्रितेश जोशी और भारतीय इतिहास यानी इंडियन हिस्ट्री के बड़े ही इंटरेस्टिंग सेशन में आप सभी का स्वागत है। तो बात कर लेते हैं आज हम साइमन कमीशन के बाद वाली घटनाओं की। भाई लास्ट क्लास में हमने चर्चा करी थी साइमन कमीशन के बारे में। साइमन कमीशन क्या था? तो एक ऑल वाइट कमीशन था। सिर्फ और सिर्फ एक ऐसी समिति थी जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ अंग्रेज थे। भाई ये क्यों आए थे भारत के अंदर? 1927 में ही भारत के अंदर इस वजह से आते हैं जिससे भारत की संवैधानिक रूपरेखा तैयार कर सके, संवैधानिक सुधार की बात कर सके। अब हम अच्छे से जानते हैं कि हर 10 साल बाद जो है ब्रिटिशर्स ऐसे कोई ना कोई सुधार की बात करते थे। तो 1919 का मॉन्टेग्यू कैम्पफोर्ड सुधार तो आ चुका था, लेकिन अब 10 साल बाद ऐसे ही एक सुधार की जरूरत थी। तो जॉन साइमन की अध्यक्षता में साइमन कमीशन भेजते हैं जिसका मेन कार्य था संविधान की रूपरेखा तैयार करना। पर भारतीय इसको बहिष्कार क्यों कर देते हैं? क्योंकि भारतीय अच्छे से जान चुके थे कि भाई अगर आपको हमारा संविधान बनाना है तो हमारे ही लोगों के द्वारा बनाया जाना चाहिए। और इस पूरी की पूरी कमीशन में सिर्फ और सिर्फ अंग्रेज हैं, एक भी भारतीय को इस जगह नहीं मिली। तो इससे बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई। अब समस्या क्या आई? आप इसको अपने तौर पे इमेजिन करो कि भाई आपका पूरा बड़ा सारा परिवार है और आपके परिवार को एक घर बनाना है, बढ़िया सा घर तैयार करना है। अब घर बनाने के लिए जो टीम बनेगी कि भाई क्या क्या घर में होना चाहिए, ये सारी की सारी चीज़ें आप घर वालों से ही तो पूछोगे। पर अंग्रेज़ों ने यहाँ तक ऐसी भी स्थिति नहीं छोड़ी कि जिन लोगों के लिए संविधान बनाना था उन लोगों को उस संविधान की जो एक कमेटी, जो रूपरेखा बनाई जा रही थी, उस कमेटी का मेंबर बनाया जा सके। अब साइमन कमीशन को साइमन गो बैक के नारे और काले झंडे देखने को मिलते हैं। ये सारी की सारी समस्या चल ही रही थी। इतने में लाला लाजपत राय की डेथ हो जाती है। वो लाठियाँ खाने की वजह से जवाहरलाल नेहरू ने भी लाठियाँ खाई। और लाला लाजपत राय का वो जो कोट है वो हमारी भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को पूरी तरीके से सही साबित कर देता है। क्या था उनका कोट? कि भाई मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी इस ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत की आखिरी कील होगी। तो आप सोचिए कि कितने ज़्यादा क्रांतिकारी विचारधारा के लोग थे। अब जब क्रांति आई, हमारी भारतीय स्वतंत्रता क्रांति की बात हो रही है, तो भारत की सबसे बड़ी शिक्षा क्रांति मिशन ज्ञान जो लेकर आया है आपके सीईटी प्लेटफॉर्म पर, इससे आपको जुड़े रहना है और हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है। और पीडीएफ को रोज पढ़ना है, क्वेश्चन रोज अटेम्प्ट करने हैं। सारी की सारी चीज़ें आपको हमारी ऐप पे, टेलीग्राम चैनल पे और यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध है। ठीक है भैया, तो चलो आज बात कर लेते हैं अपन साइमन कमीशन के बाद। अब क्या हुआ साइमन कमीशन के बाद? इसको अपन एक बड़े आसान से माइंड मैप के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। क्या हुआ भाई? 1927 में सर साइमन कमीशन आई थी। ठीक है भाई, साइमन कमीशन आई और उसका भारतीयों ने पूरी तरीके से बहिष्कार कर दिया, पूरी तरीके से उसको काले झंडे दिखा दिए। अब उस समय के वॉइसरॉय लॉर्ड बर्किनहेड ने गुस्से में आकर भारतीयों को एक चुनौती दी। क्या चुनौती दी? कि भाई अगर तुम सर्वमान्य संविधान बना दोगे तो हम उसको लागू कर देंगे। और भारतीयों के दिलों में तो खुशी छा गई कि भाई हम तो बात कर रहे थे सिर्फ स्वशासन की, और ये तो अब हमें पूरी की पूरी संविधान ही हमारे हिसाब से बनाने के लिए तैयार हो रहे हैं। तो इससे ज़्यादा खुशी की बात क्या होगी? पर लॉर्ड बर्किनहेड ने कहा ऐसा संविधान जो सर्व द्वारा मान्य हो। अब इसकी प्रॉब्लम का सलूशन क्या हुआ? पूरी की पूरी माइंड मैप के थ्रू अपन इसको समझने की कोशिश करते हैं। लॉर्ड बर्किनहेड उस टाइम के वॉइसरॉय ने क्या किया? चुनौती दी, एक चुनौती ऐसी कि भाई आप संविधान बनाओ, एक संविधान बनाओ, ऐसा संविधान बनाओ जो सर्वमान्य हो। और भारत की जितनी पार्टीज थी उन सब ने सोचा कि भाई अब समय आ गया है कि हमें एक ऐसा संविधान बनाना है जो सबके द्वारा प्रचलित हो, जो सबके द्वारा मान्य हो। इसी वजह से उन्होंने एक सर्वदल बैठक यानी ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलाई। ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस यानी सर्वदल बैठक बनाई। और इस ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस की मीटिंग में तय हुआ कि अब हम है एक समिति बनाएंगे, एक कमेटी बनाएंगे और इस कमेटी का मेन काम होगा संविधान की रूपरेखा तैयार करना। एक कमेटी बनाएंगे और इस कमेटी का मेन काम क्या होगा? संविधान की रूपरेखा तैयार करना। किस तरीके से हमारे भारत का संविधान होगा, ये सारी के सारा फ्रेमवर्क डिसाइड करना इस कमेटी ने पूरी तरीके से तय किया। बात आ गई समझ में? अब समस्या आई कि भाई चलो हमने कमेटी तो बना दी, अब कमेटी का अध्यक्ष किसको बनाया जाए? तो एक ऐसे व्यक्ति को बनाया जाए जो राजनीतिक तौर पे सशक्त हो, साथ ही साथ वो लीगल भाषा को भी जानता हो, वो एक अच्छा कानूनविद हो। तो लोगों की नजर पड़ी मोतीलाल नेहरू पर। कौन है मोतीलाल नेहरू साहब? जवाहरलाल नेहरू के फादर साहब थे मोतीलाल नेहरू। क्लियर है बात? क्या हुआ? ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस यानी कि सर्वदल बैठक हुई। बैठक ने एक समिति बनाई। समिति का मेन काम क्या रखा? कि भाई संविधान की जो है रूपरेखा डिसाइड करी जाएगी। और इस समिति का अध्यक्ष बनाया गया किसको? मोतीलाल नेहरू साहब को। इस वजह से इसको अपन नेहरू कमेटी भी कहते हैं। ठीक है, क्लियर है बात? अब इस नेहरू कमेटी ने, इस समिति ने एक रिपोर्ट जारी करी। रिपोर्ट का मेन काम क्या था? कि भाई जो हम संविधान की रूपरेखा तैयार कर रहे हैं उसके क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होने चाहिए, वो एक रिपोर्ट के अंदर लिखा गया। क्योंकि इस समिति के अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू साहब थे, इस वजह से इस रिपोर्ट का नाम क्या दिया गया? नेहरू रिपोर्ट। क्या नाम दिया गया भैया?
नेहरू रिपोर्ट। अब जल्दी से मुझे बता दो नेहरू रिपोर्ट कब आई, तो 1928 में आई। इस पूरी की पूरी नेहरू कमेटी में इस रिपोर्ट को जारी करने वाले व्यक्ति जितने थे, टोटल 8 मेंबर्स थे। इस कमेटी के टोटल 8 मेंबर्स थे। इंपॉर्टेंट मेंबर्स के नाम अपन देख लेते हैं। एक तो मोतीलाल नेहरू साहब खुद, एक तेज बहादुर सप्रू, अली इमाम, सरदार मंगल सिंह और जी.आर. प्रधान। इन चारों नामों के अलावा एक और नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है और वो है सुभाष चंद्र बोस। सुभाष बोस का नाम, जवान सुभाष बोस, इस बड़ी इंपॉर्टेंट कमेटी नेहरू कमेटी जिसने नेहरू रिपोर्ट लेकर आई उसके मेंबर्स थे। क्लियर है यहाँ तक बात? मतलब इनका मेन मकसद था कि भाई हर एक तबका जो है वो इस कमेटी का मेंबर बने, जिससे रिप्रेजेंटेशन ठीक होगा तो जो रिपोर्ट जाएगी, जो प्रोविजन आएंगे वो हर तबके को टारगेट करते हुए लिए जाएंगे। बात आ गई समझ में? सिंपल सी क्लियर बात है कि भाई बर्किनहेड ने चुनौती दी कि भाई एक संविधान बनाओ जो सर्वमान्य हो। सर्वमान्य संविधान बनाने के लिए एक ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस यानी सर्वदलीय बैठक हुई। इस सर्वदलीय बैठक ने एक समिति बनाई। अध्यक्ष कौन थे? तो मोतीलाल नेहरू थे। टोटल 8 मेंबर थे, 4 इंपॉर्टेंट मेंबर्स तो ये और साथ ही साथ में बाकी सारे भी मेंबर्स थे, पर सबसे इंपॉर्टेंट मेंबर थे सुभाष चंद्र बोस। अभी राजनीतिक तौर पे धीरे धीरे उभर रहे थे, जवान थे। सुभाष चंद्र बोस भी इस कमेटी के, इस रिपोर्ट को जारी करने वाले पीछे जो कमेटी थी उसके मेंबर थे। और इस नेहरू रिपोर्ट, इस नेहरू कमेटी का क्या काम था कि संविधान की एक बेसिक रूपरेखा तैयार करना। क्लियर है यहाँ तक बात? अब अपन देखते हैं कि ये जो नेहरू रिपोर्ट थी इसके क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें थी, क्या क्या इसके इंपॉर्टेंट प्रोविजंस थे, इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो अब बात कर लेते हैं नेहरू रिपोर्ट के बारे में। अब ये फोटो देखो, ये द कमिटी अपॉइंटेड बाय द ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंसेस 1928। वो ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस उसी की बात कर रहा हूँ, सर्वदलीय बैठक की। तो ये फोटो है उस नेहरू रिपोर्ट की। क्लियर है यहाँ तक बात? अब अपन देखते हैं कि ये जो पूरी की पूरी नेहरू रिपोर्ट है इसके क्या इंपॉर्टेंट प्रोविजंस थे। पहला कि अधिराज्य का दर्जा मिल जाए, यानी क्या मिल जाए? डोमिनियन स्टेटस मिल जाए कि भाई ब्रिटिशर्स की छत्र छाया में रहकर हम पूरी तरीके से ढंग से राज कर पाएं। जैसे न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ये डोमिनियन स्टेटस मिला हुआ है, इनसे रिलेटेड ही हम राज कर सकें। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि भाई सारी शक्ति जो है वो केंद्र विधानसभा के प्रति उत्तरदायी हो। सारी शक्ति केंद्र विधानसभा के प्रति उत्तरदायी हो। इसी के साथ साथ में धार्मिक और राजनीतिक स्वतंत्रता का प्रोविजन भी जो है इस नेहरू रिपोर्ट के अंदर लिखा। और ये आगे चल के अगर अपन देखें तो फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार, मूल अधिकारों की बात करता है धार्मिक और राजनीतिक स्वतंत्रता के तौर पे। तो अपन नेहरू रिपोर्ट के तौर पे ये भी देख सकते हैं कि पहली बार मूल अधिकार जो है वो भारतीय संविधान की रूपरेखा बनाने वाली किस कमेटी ने जारी किए थे? तो नेहरू कमेटी ने। और रिपोर्ट कौन सी थी? तो नेहरू रिपोर्ट। क्लियर? इसके अलावा चौथा इंपॉर्टेंट प्रोविजन कौन सा है? प्रांतों की स्वायत्ता। प्रांतों की स्वायत्ता से मतलब ये है कि भाई ये जो द्वैध शासन का कॉन्सेप्ट है ना, ये जो आपने द्वैध शासन का कॉन्सेप्ट लेकर आए हो, इसको पूरी तरीके से आप खत्म कर दो और प्रांतों की स्वायत्ता निश्चित कर दो। बात आ गई। ये चारों इंपॉर्टेंट प्रोविजंस है। इसके अलावा और भी कुछ प्रोविजंस थे, तो हाँ थे, उनको भी देख लेते। एक तो प्रोविजन था कि भैया एक सुप्रीम कोर्ट बना दो, आप तो एक पूरी तरीके से सुप्रीम कोर्ट बना दो। आप पूरे की पूरे भारत को अखिल भारतीय संघ के तौर पे डेवलप कर दो। अखिल भारतीय संघ, ऑल इंडिया फेडरेशन के तौर पे इसको डेवलप कर दो। इसी के साथ साथ में आप एक कॉमन चीज देख रहे होंगे कि जो बातें साइमन कमीशन में ऑलरेडी कही गई थी वो ये सेम टू सेम नेहरू रिपोर्ट के अंदर कॉपी होती हुई चल रही थी। जैसे एग्जांपल देता हूँ, साइमन कमीशन में अपन ने देखा था कि भाई बर्मा को भारत से पृथक कर दो और सिंध को नया राज्य बना दो। ये भी इंपॉर्टेंट प्रोविजन था नेहरू रिपोर्ट का। इसके अलावा सार्वभौमिक मताधिकार का कॉन्सेप्ट यानी यूनिवर्सल वोटिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो भी नेहरू रिपोर्ट के अंदर था। अब एक समस्या और ज्यादा उत्पन्न हो रही थी कि नेहरू रिपोर्ट का मेन काम था कि भाई सबके द्वारा मान्य हो, तो अल्पसंख्यकों का भी ध्यान रखना था। नेहरू रिपोर्ट ने क्या कहा कि भाई जो पृथक निर्वाचन प्रणाली आप लेकर आए हो ना, पृथक निर्वाचन जो प्रणाली है वो लेकर आए हो, इसको आप चेंज कर दो किसमें? सामान्य आरक्षण में। सामान्य आरक्षण में, जनरल रिजर्वेशन के अंदर आप इसको चेंज कर दो और माइनॉरिटीज के लिए यानी अल्पसंख्यक वर्ग के लिए आप आरक्षण का प्रोविजन जो है वो लेकर आओ और ये जो पृथक निर्वाचन प्रणाली है इसको पूरी तरीके से आप खत्म कर दो। बात आ गई समझ में? अब नेहरू रिपोर्ट ने अपने सारे काम कर चुके थे और ये सारी की सारी कॉपीड थी किससे? साइमन कमीशन से। तो ब्रिटिशर्स को लगा कि भाई जब अगर तुम्हें इतना ही अच्छी लगी थी साइमन कमीशन तो उसके जो रिकमेंडेशन है, उसके जो सुझाव है वो मान ही लेते। लेकिन भारतीय अडिग हैं, अपने से ऊंचा किसी को नहीं समझते, तो जानते थे कि भाई जितने भी सुझाव होंगे वो हमारे द्वारा ही दिए जाएंगे। तो चीज़ें इस तरीके से चलती रहीं। अब नेहरू रिपोर्ट की सबसे इंपॉर्टेंट प्रोविजन क्या था जो हमने ऑलरेडी देखा था कि भाई वो सर्वमान्य होना चाहिए। ऐसा संविधान बनाना जो सर्वमान्य होना चाहिए।
पर अब सर्वमान्य था या नहीं था इसको भी देख लेते हैं अपन। क्या हुआ कि भाई नेहरू रिपोर्ट के सारे रिकमेंडेशन दे दिए। अब कांग्रेस पार्टी को लगा कि भाई सर्वमान्य है, लेकिन कुछ जो धड़े थे, कुछ जो ग्रुप्स थे वो अभी भी इसके खिलाफ थे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हिंदू महासभा, सिख महासभा और मुस्लिम लीग ने तो अपना खुद का, उन्होंने तो यहाँ तक भी कह दिया कि जो नेहरू रिपोर्ट है ये बिल्कुल फर्जी है, इसको हटाओ और इसकी जगह हमारी 14 सूत्रीय मांग, जिन्ना द्वारा लगाई गई 14 सूत्रीय मांग यानी 14 पॉइंट डिमांड जो है वो उन्होंने रख दी कि भाई हम इस नेहरू रिपोर्ट को पूरी तरीके से रिजेक्ट करते हैं, खारिज करते हैं। आप तो नेहरू रिपोर्ट के अलावा हमारी 14 सूत्रीय मांग जो है वो जायज़ है, उसको आप जल्दी से जल्दी अपना लो। अब भारतीयों को लगा कि ये तो दांव था, ये हमारे उल्टा पड़ गया कि हमने इतनी मुश्किल से इतनी शानदार रिपोर्ट बनाई, एक संवैधानिक खाका बनाया, लेकिन हमारे खुद के लोग ही इसको नहीं मान रहे। साथ ही साथ जो यंग ग्रुप था, जो जवान धड़ा था कांग्रेस का, वो इससे खुद से नाराज थे। एग्जाम्पल के तौर पे मोतीलाल नेहरू साहब के खुद के बेटे जवाहरलाल नेहरू साहब जो है वो इसके अगेंस्ट थे। वो क्या बात कर रहे थे कि भाई ये जो अधिराज्य का कॉन्सेप्ट है ना, ये तो डोमिनियन है, ये तो पूरी तरीके से होना ही नहीं चाहिए, इसकी जगह तो आप हमें पूर्ण स्वराज दे दो, आप हमें पूरी तरीके से कंप्लीट इंडिपेंडेंस दे दो। तो अब जब सर्वमान्य नहीं था तो अंग्रेज इसको पूरी तरीके से मानने नहीं वाले थे। लेकिन जो ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस थी उसने कहा कि भाई ब्रिटिश सरकार, आपको हम अल्टीमेटम देते हैं, हम आपको फाइनल देते हैं कि भाई अगर 31 दिसंबर 1929 तक आपने हमारी बात नहीं मानी तो हम बहुत बड़ा आंदोलन चलाएंगे। 31 दिसंबर 1929 तक जो है आपने अगर हमारी बात नहीं मानी तो हम बहुत ज़्यादा बड़ा आंदोलन चलाएंगे। क्लियर है यहाँ तक बात? अब ब्रिटिश सरकार के कानों में कोई जू तक भी नहीं रेंग रही थी। और समस्या क्या हो रही थी कि दिन जो है वो 31 दिसंबर का नज़दीक आता जा रहा था। अब एंड फाइनली 31 दिसंबर का जो दिन था वो आ भी गया। क्या हुआ उस दिन उसको भी देख लेते हैं। 31 दिसंबर 1929 को नेहरू रिपोर्ट लागू करने की आखिरी अवधि थी। अब कांग्रेस को लगा कि भाई अब जब ये हमारी बात नहीं मान रहे तो हम सेम एक काम करते हैं, एक अधिवेशन बुलाते हैं और आगे की जो रणनीति है उसको तय करते हैं। तो इसी वजह से एक अधिवेशन बुलाया गया, कहां पर? लाहौर में। इस वजह से इसका नाम क्या पड़ा? लाहौर अधिवेशन। कौन सी नदी के किनारे? तो भैया रावी नदी के किनारे, रावी नदी के किनारे। और अब कांग्रेस के अंदर जवान लोगों का आगमन हो गया था, जैसे जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस। इस वजह से लाहौर अधिवेशन की कमान गांधी जी ने दी जवाहरलाल नेहरू साहब को। जवाहरलाल नेहरू साहब को लाहौर अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया गया। अब इस अधिवेशन के अंदर क्या हुआ वो भी ध्यान से समझ लो। नेहरू रिपोर्ट को तो जारी करने की तारीख निकलती जा रही थी, आखिरी दिन आ गया था। अब इनको लगा कि भाई अधिराज्य का कॉन्सेप्ट भी पूरी तरीके से खराब है, इनकी अगर हम इनकी बात नहीं मान, अब हमारे जो अंग्रेज हैं ये हमारी बात पूरी तरीके से नहीं मान रहे हैं, तो अब हमें अधिराज्य के कॉन्सेप्ट को भी हटा देना चाहिए। और अब अधिराज्य के इस दर्जे से अच्छा है कि हम पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव ही पारित कर दें कि भैया अब हमें तुमसे कुछ नहीं चाहिए, हमें तो अब पूर्ण स्वराज चाहिए, कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, भारत को अंग्रेजी शासन से पूरी तरीके से आज़ादी चाहिए। तो अब इस लाहौर अधिवेशन में क्या हुआ, इसको कब, क्यों, कौन के कॉन्सेप्ट में देख लेते हैं। लाहौर अधिवेशन, अच्छा, इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? जवाहरलाल नेहरू। इस अधिवेशन के अंदर क्या हुआ? पूर्ण स्वराज का जो प्रस्ताव था वो पारित हो गया। एक तो रावी नदी के किनारे भारत का झंडा फहराया गया और ये पूरा कहा गया कि अब से 26 जनवरी 1930, आने वाले महीने की जो 26 जनवरी है, उस दिन से जो है हम पूर्ण स्वाधीनता दिवस यानी कंप्लीट इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे। अब पूरी के पूरे भारतीयों के अंदर एक और जोश आ गया। देखो, अगर आपकी कोई बात नहीं मानता ना तो आपको अडिग रहना पड़ता है, और हमारे जो भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे वो भी अडिग रहे। भाई कहाँ अधिराज्य की बात कर रहे थे और कहाँ ये एक अधिवेशन से आ गए पूर्ण स्वराज की तरफ। तो ब्रिटिश सरकार तो हमारी बात नहीं मान रही है, तो हम पूरी तरीके से जो है स्वाधीनता का दिवस मनाएंगे। कब मनाएंगे? 26 जनवरी 1930 को मनाएंगे। क्लियर है भाई? अब हर साल जो है, हर साल के जनवरी महीने के 26 तारीख को हम स्वाधीनता दिवस मनाएंगे। यहाँ तक सारी की सारी चीज़ें क्लियर है। अब ये पूर्ण स्वराज का जो कॉन्सेप्ट था ये आगे बढ़ता गया, और इस पूरे के पूरे लाहौर अधिवेशन में एक और जो चीज़ है वो आ गई कि अब इस लाहौर अधिवेशन से सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन था, उसकी राह जो है वो पूरी तरीके से खुल चुकी थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन, इस वर्क को थोड़ा और बढ़िया कर देते लो भाई। सविनय अवज्ञा आंदोलन की जो राह थी वो पूरी तरीके से खुल चुकी थी। तो ये थी पूर्ण स्वराज की बात, ये थी हमारे पहले स्वाधीनता दिवस की बात। आशा है आपको क्लास अच्छी लगी होगी। थैंक यू।